नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्के सिंह। आम चुनाव अपने आखिरी चरणों में है और कल 7वें चरण की वोटिंग है 57 सीटों पर। उत्तर प्रदेश की 13 सीटें। अब ये कह सकते हैं कि इसके पहले जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने अन्य पार्टियों को डोमिनेट किया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रत्नाकर सिंह मौजूद हैं। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और पत्रकार भी रह चुके हैं। तो हम लोगों ने, गोरखपुर पोस्ट की टीम ने समझा कि एक बार वाजिब है कि इनसे समझ लिया जाए कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश किस तरीके से है और क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बदलते या बिखरते या बनते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका भी। सबसे पहला सवाल यही पत्रकार के हैसियत से अभी तक क्या लग रहा है आम चुनाव? देखिए, ये आम चुनाव हर बार के आम चुनाव से थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है। इसमें कशमकश भी ज़्यादा है और साथ में जो रणनीति, चाहे वो भाजपा बना रही हो और चाहे वो विपक्षी इंडिया गठबंधन बना रहा हो, दोनों की रणनीति भी इस बार बहुत ही सॉलिड लेकर चल रहे हैं और पूरी तरीके से उन्होंने जनता के बीच में अपने मुद्दों को की पैठ कराने की पूरी कोशिश की है। इसलिए लगता है कि ये चुनाव बहुत ही इस बार रोचक होगा और ये आखिरी दौर का चुनाव काफ़ी रोचक होने की संभावना है। ये बताइए, जिस तरीके से 13 सीटों पर वोटिंग उत्तर प्रदेश की होने वाली है, उत्तर प्रदेश में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अब फिर चाहे वो हम विधानसभा चुनाव की बात कर लें या फिर आम चुनाव 2019 की बात कर लें, गोरखपुर की सीट जिस तरीके से रवि किशन ने जीती 2019 में, 2024 का ये लोकसभा चुनाव उनके लिए क्या चैलेंजिंग साबित हो रहा है काजल निषाद के सामने? वो काजल निषाद जो 3 बार हार की हैट्रिक लगा चुकी हैं उनके सामने, क्योंकि निषाद बिरादरी आमतौर पे कहा जाता है, जिस तरीके से कि संजय निषाद मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो निषाद वोटर उनके साथ जाएगा। लेकिन इस बार क्या समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं निषादों के, क्योंकि निषाद ऐसे समुदाय है जो गोरखपुर के सीट पर निर्णायक भूमिका अदा करता है। जी देखिए, नदियों के किनारे निषादों की बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है और आप जब गोरखपुर सदर लोकसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ सारे समीकरण मुझे लगता है कि कुछ बहुत प्रभावी नहीं रह जाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या है निषादों की और काजल जो बाय बर्थ तो ब्राह्मण हैं लेकिन वो एक निषाद परिवार में ब्याही हैं, इसलिए उन्हें निषाद ही माना जाएगा। लेकिन भाजपा को आप यहाँ बहुत कमतर नहीं आंक पाएंगे, क्योंकि भाजपा ने राम को इस कदर आगे किया है और राम की निषाद राज गुह्य से जो अंतरंगता रामायण के काल में थी उसको भी वो कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करते हैं। संजय निषाद भी अपनी पूरी ताकत से लगे हैं, उनके पास एक जनाधार है, लेकिन अगर आप अंदरूनी घुसकर इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं निषादों में अवेयरनेस आई है और वो इस बार ऐसा लगता है कि निषाद वोट काजल निषाद के पास पक्ष में जा सकता है। अब जब हम सदर सीट की ओवरऑल बात करते हैं तो ये सदर सीट पर रवि किशन कहीं कोई मुद्दा नहीं है, न वो 2019 के चुनाव में मुद्दा थे, योगी जी मुद्दा है जी। ये योगी और गोरक्षनाथ मंदिर के पीठ का एक तरीके से एक ये कार्य क्षेत्र रहा है। अच्छा, निषाद समुदाय की जब हम बात करते हैं तो जब कसरवल कांड हुआ उसके बाद संजय निषाद जो है लोगों के बीच आए और थोड़ा सा उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, लेकिन जब से वो नेता बने हैं तब से लेकर आरक्षण दिलाने को लेकर, निषाद समुदाय को लेकर, जब भी हम लोग बात करते हैं निषाद समुदाय के लोगों से तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जो है होम्योपैथ के डॉक्टर थे, इसलिए मीठी गोली दे देकर अभी तक उस माजरे को जो है मामले के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो निषाद समाज जो निर्णायक भूमिका गोरखपुर में अदा करता है, वो काजल निषाद के साथ जाए या फिर संजय निषाद के साथ भाजपा को वोट करे, बड़ा कन्फ्यूजन सा क्रिएट उनके माइंड। नहीं, आप ये देखें कि निषाद समुदाय जो है वो बहुत बड़ी संख्या में अशिक्षित समाज है, उसमें शिक्षा का उतना प्रचार प्रसार नहीं है और डॉक्टर संजय निषाद चूँकि पढ़े लिखे हैं तो वो उसकी नब्ज़ को जानते हैं
वो जानते हैं कि अगर आरक्षण का कार्य पूरा हो गया तो हमारे पास निषादों को बांध कर रखने का दूसरा मुद्दा नहीं बचेगा। तो हमारे हिसाब से डॉक्टर संजय निषाद एक बहुत ही चतुर और कुशल राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि कोई भी इस प्रकार का गेम बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस चुनाव में निषादों पर जो भाजपा अगर संजय निषाद पर बहुत ज़्यादा बेस करेगी तो कहीं ना कहीं उसको धोखा भी मिल सकता है। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर गोरखपुर की हम बात करते हैं, अगर इस बार इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी काजल निषाद हारती हैं तो क्या अब इंडिया गठबंधन अगर मान लीजिए चलता है या नहीं भी चलता है तो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी कभी भी गोरखपुर सीट से निषादों को टिकट देना चाहेगी? क्योंकि जो फॉर्मूला है जिस तरीके से लगातार सेट होता हुआ आया है कि निषादों को चलो वोट टिकट दे दो, हो सकता है कुछ फाइटिंग हो जाए, ये चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी आने वाले चुनाव में। देखिए, पिछले काफ़ी लंबे समय से ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के समय से और अभी तक आप देखिए तो ये सीट वही जीता, विपक्ष में कोई भी हो जीता वही, या तो जो मंदिर से जुड़े रहे महंत जी लोग या महंत जी का जिस पर आशीर्वाद रहा। एक चुनाव को आप अपवाद मान सकते हैं जिसमें उपेंद्र शुक्ला जो योगी जी के सांसदी से इस्तीफा देने के बाद आए थे वो हार गए थे, 18 में वो हार गए थे। और लेकिन संजय के पुत्र प्रवीण निषाद जो जीते वो भी तुरंत ही बहुत ही जल्दी पाला बदल कर भाजपा में चले गए। यानी कि शरण उनको भी मंदिर की लेनी ही पड़ी। और उसके बाद वो गोरखपुर से छोड़े तो रवि किशन आए। रवि किशन कभी किसी और भी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनको यहाँ के लोगों ने, अब ये कहा जाता है कि रवि किशन गोरखपुर में रहते हैं, रवि किशन गोरखपुर में नहीं रहते हैं। मैं गोरखपुर में बहुत सारे चुनाव देख चुका हूँ, पत्रकार भी हूँ और अधिवक्ता भी हूँ। आप बिलीव मानिएगा कि आज 5 साल का समय बीत गया है, मेरी रवि किशन जी से आज तक की आमने सामने की मुलाकात नहीं है। या तो ये माना जा सकता है कि मैं पूर्णतः घर के भीतर रहने वाला व्यक्ति हूँ, और ये या माना जा सकता है कि कहीं ऐसी जगह पर हम लोग का, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं है। लेकिन चूँकि ये सीट गोरक्षनाथ के प्रभाव की सीट है, तो मैं एक बात आपके इस कैमरे के सामने बड़ी दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में अगर एक सीट भाजपा की सुनिश्चित जीत मानी जाएगी तो कुछ लोग बनारस कहेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि बनारस भी फंस सकता है, लेकिन गोरखपुर की सीट फिलहाल फंसने की संभावना में नहीं है। वो चाहे रवि किशन रहें और चाहे वो किसी को भी खड़ा कर दें। मोटी मोटा ये कह सकते हैं हम कि काजल निषाद की चौथी हार पक्की है। जी, गोरखपुर में ये मुझे कहने में थोड़ी सी तो उलझन जरूर होगी क्योंकि ये चुनाव है, लेकिन जहाँ तक कि अभी तक का जो परंपरा देखी गई है उस हिसाब से देखा जा रहा है। हाँ, ये निश्चित मैं कह सकता हूँ कि रवि किशन के कैंडिडेचर पर एक फिल्म कलाकार के रूप में उनका एक कैंडिडेचर है, और काजल निषाद भी एक फिल्म कलाकार ही हैं, भोजपुरी की वो भी अदाकारा हैं। तो इन दोनों लोगों को तराजू में आप तौलेंगे तो कोई भारी नज़र नहीं आएगा, दोनों बराबर में हैं व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन फैक्टर काम करता है कि योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं, गोरक्ष पीठाधीश्वर होने के नाते एक वेट देते हैं, वह रवि किशन के पक्ष में जा सकता है। बाकी थोड़ा वचनदार हो जाता है, लेकिन आने वाला समय तो 4 तारीख को बताएगा। एक और सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि अब जिस तरीके का माहौल दिख रहा है, अब कन्याकुमारी चले गए प्रधानमंत्री मोदी जी, और उसके बाद तमाम चीज़ें आई, मुजरा वाला बयान आया, मंगलसूत्र वाला बयान आया। 10 सालों में अगर मोदी जी ने तमाम काम किया है तो फिर अब ये सब बयान के साथ वोट मांगने का जो तरीका है, ये क्या आम पब्लिक को ये गवार गुजर रहा है? देखिए, 2014 में 10 साल यूपीए की सरकार रही थी, उसमें कुछ भ्रष्टाचार, कुछ अराजकता, कुछ विकास की गति कमज़ोर को मुद्दा बनाया माननीय मोदी जी ने, और एक बड़े ही आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में वो एक बारगी पूरे भारत के मनमानस के पटल पर छा गए थे, और वो मुद्दा उनका हिट कर गया। दूसरी बात पुलवामा का मामला आया, एक राष्ट्रभक्ति को जगाया, यह प्रस्तुत किया कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही भारत की संप्रभुता
सुरक्षित रहेगी, अछूनी रहेगी। और हम एयर स्ट्राइक का भी हम घुसकर मारेंगे, बालकोट स्ट्राइक हम करेंगे और ऐसा बार बार करेंगे। हालांकि उसके बाद ऐसी कोई स्थिति दोबारा नहीं हो पाई। एक गलत दांव चला, उन्होंने इसका प्रमाण मांगा और जिसका खामियाजा उनको चुनाव में बुरी तरीके से हार के साथ। लेकिन इस बार जैसा आपने प्रश्न किया कि कभी मंगलसूत्र तो कभी कोई मामला, कभी मुजरा वाला बयान, तो देखा जा रहा है कि इस बार कोई माइंडसेट बनाकर भाजपा लड़ नहीं पा रही है। थोड़ी बहुत घबराहट भाजपा में भी नजर आ रही है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा तो चेहरा नया नया था और लोग ये सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक बार वोट करते हैं, हो सकता है देखते हैं भाजपा को देखते हैं। दूसरा, जब 19 का चुनाव हुआ, जैसा कि आपने बताया अभी कि एयर स्ट्राइक और पुलवामा वाला हमला हो गया, उसके बिहाफ पे लोग राष्ट्रवाद को लेकर वोट किए। 24 का मुद्दा, क्या भाजपा राम मंदिर को बनाने में असक्षम रह रही है या फिर बनाने की कोशिश कर रही है? उस हिसाब से ऐसा लगा है कि राम मंदिर मुद्दा बन नहीं पाया, क्योंकि कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है उसने इनको 400 पार के नारे पर जो पहले ही दिन से घेरना शुरू कर दिया कि इनका 400 पार का नारे का मतलब है कि ये संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण ले लेंगे। तो एक नैरेटिव सेट कर दिया उसने। आज पहली बार ऐसा, ये तीसरे चुनाव में पहली बार लगा कि भाजपा इंडिया के बुने गए जाले में कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही है। इसलिए नैरेटिव 2022 का चुनाव हुआ, अखिलेश यादव जब लड़ रहे थे उन्होंने कहा 403 में से 400 सीट पा जाएंगे। तब तो 403 सीटें थी, 400 की बात कर रहे थे। समाजवादी पार्टी की हालत क्या हुई 2022 में देखा गया। लेकिन ये तो एक माइंडसेट होता है पार्टी का कि हम इतना सीट कहेंगे तो जनता के बीच अपना एक परसेप्शन बनेगा, जनता के माइंड परसेप्शन बनेगा कि 400 की बात कर रहे हैं तो 350 पा जाएंगे। इस बिहाफ पे अपना वोट क्यों खराब करना, चलिए इन्हीं को दे देते हैं। उस बिहाफ पे अगर 400 की बात कर रहे हैं तो पार्टी के लिहाज से कहीं ना खराब नहीं है। विपक्ष इसको किस तरीके से ले रहा है वो अलग बात है कि संविधान बदल देंगे, कुछ और कर देंगे, ये अलग चीजें हो गई ना। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, वचनम किम दारिद्र्यम, बोलने में किस प्रकार की दरिद्रता। तो हम 500 में हम 500 सीट भी ले सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर है। लेकिन हम देखना ये होगा कि क्या हम उतने के लिए सक्षम हैं। जब इस बार इंडिया गठबंधन बना तो ऐसा लगा कि एक बहुत ही प्रबल प्रतिरोध भाजपा के सामने आएगा। लेकिन आपने पंजाब में समझौता नहीं किया कांग्रेस से, दिल्ली में समझौता है, पंजाब में नहीं किया। ममता बनर्जी ने बंगाल में समर्थन नहीं लिया, अकेले चुनाव लड़ रही हैं। क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत थी। हाँ, मेरी बात को सुने, नहीं इस तरीके से तो क्षेत्रीय पार्टी यहाँ समाजवादी पार्टी भी मजबूत थी, राष्ट्रीय जनता दल राजद भी वहाँ बिहार में भी तेजस्वी की पार्टी थी। लेकिन एक होता है कि हम साथ भी रहेंगे और अपना अस्तित्व भी बनाकर रहेंगे। तो देखिए, आप एक साथ पूरब और पश्चिम दोनों जगह नहीं जा सकते हैं। आपको चूज करना होगा कि आप पूरब जाना चाहते हैं या आप पश्चिम जाना चाहते हैं। आप गठबंधन में रहना चाहते हैं, आप गठबंधन में नहीं रहना चाहते हैं। तो जो नहीं रहना चाहते थे वहाँ पर वोटों का विखंडन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो एनडीए के पक्ष में जा रही है कि मायावती का जो रोल है वो इस बार एकदम स्पष्ट रूप से खुलकर सामने आ गया है कि वो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। तो वो जो भी वोट काटेगी वो इंडिया गठबंधन का ही कटेगा। लेकिन जिस तरीके से इस बार अखिलेश और राहुल की जुगलबंदी काम कर रही है, जो उनके में जोश नज़र आ रहा है, जो ऊर्जा नज़र आ रही है, जो उनके कार्यकर्ताओं का एक दूसरे, कांग्रेस के लिए सपा का और सपा के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो जोश नज़र आ रहा है, ये पहली बार नज़र आ रहा है। ये 2014 और 2019 के ऐसे किसी चुनाव में या विधानसभा के किसी चुनाव में ऐसा जोश नज़र नहीं आया था। 2017 में जब राहुल और अखिलेश साथ में आए थे तो उस चुनाव के दृष्टिगत ये देखा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता था या फिर कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था, पार्टी भले साथ में आ गई थी लेकिन कार्यकर्ता साथ में नहीं आ पाए, तो वो चीजें अलग हुई। इस बार आप गौर करिए, इस बार आप गौर करिए कि चाहे प्रियंका हो, चाहे प्रियंका के साथ राहुल हों या प्रियंका के साथ अखिलेश हों, अखिलेश के साथ ये दोनों में से कोई, सब एक दूसरे को बल देते हुए तब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बार बताता है कि चुनाव बड़ा रोचक होगा और मज़ेदार होगा और होना भी चाहिए। ये लोकतंत्र एक पर्व है, यहाँ पर चुनाव
व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिताएं नहीं होती हैं, ये राष्ट्र के हित में हमारी प्रतिबद्धताओं को हम जनता के सामने लेकर जाते हैं। वो प्रतिबद्धताओं को जनता कितना समर्थन देती है, हमें उसको उसके आधार पर जनता का समर्थन लेना है। तो हमको यह प्रतिबद्धता देनी पड़ेगी कि इंडिया के जो लोग हैं उनका भी जो माइंडसेट है वो राष्ट्र के हित में है, एनडीए का जो माइंडसेट है वो भी जनता और देश के हित में है। अब किसको लेते हैं? हाँ, अब इस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी गए हुए हैं। अब ये एक आस्था का प्रश्न है कि हम कहीं भी जाकर पूजा कर सकते हैं। अब इंडिया गठबंधन का कहना है कि भाई ये तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप पूजा भी करने गए हैं और साथ में सारा लाव लश्कर लेकर गए हैं और एक एक सेकंड की आप रिपोर्टिंग देकर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और आप हिंदू भावनाओं को उभार रहे हैं। भाजपा का कहना है कि नहीं, आप तो ये गलत काम कर रहे हैं कि भाई आप कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है तो आप उसमें, तो देखिए एक ही चीज़ को दो तरीके से देखने का है, तो नज़रिया है। तो ये सारी चीज़ों का एंजॉय करिए। और जनता बहुत प्रबुद्ध है। जनता, आप तो फील्ड में दौड़ रहे हैं, आपको बहुत एहसास होता होगा कि कोई भी व्यक्ति खुलकर नहीं बोल रहा है कि मैं किसके साथ हूँ। वो कोई न कम्युनिटी बोल रही है, आप किसी यादव से भी पूछिएगा तो वो भी नहीं कहेगा साहब खुलकर कि मैं दो रहा हूँ उनको। हाँ, जो गांव का है, गांव में भी जनचेतना बढ़ चुकी है। इस सोशल मीडिया ने, टीवी के कवरेज ने काफ़ी हद तक लोगों को जागरूक कर दिया है और आप पत्रकारों ने भी इस तरह का कार्य करके लोगों की एक जागरूकता तो पैदा की है कि लोग अपने अधिकारों को, हाँ वोट परसेंटेज कम पड़ रहा है, यह हमारे लिए बहुत ही विचारणीय विषय है कि देश की आधी जनसंख्या के लगभग वोट नहीं दे रहे हैं। यह उचित नहीं है। यह किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। ये रत्नाकर सिंह हमारे साथ थे, पत्रकार भी हैं, एडवोकेट भी हैं, तो थोड़ा समझना लाजिम हो गया कि किस तरीके का माहौल राजनीतिक चल रहा है। बहरहाल इन्होंने कहा कि जो चुनाव है इस बार रोचक है और आमतौर पे देखते हैं कि एक क्रिकेट मैच होता है, अगर वो रोचक ना हो, दमदार मुकाबला ना हो तो फिर देखने में नीरस हो जाता है। अब ये तो आम चुनाव है, देश का पर्व है, अगर ये रोचक नहीं होगा फिर जनता कैसे इंटरेस्ट लेगी। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो फिर क्या कुछ होने वाला है। क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं या फिर इंडिया गठबंधन से कोई चेहरा सामने आने वाला है, एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन 4 जून को इसका उत्तर जरूर मिल जाएगा।